नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय एडू हब के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो सीयूईटी और बोर्ड की तैयारी है वो कैसी चल रही है? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो ये जो सीयूईटी का जो युद्ध है वो हमें पता चल चुका है कि भाई मार्च, अप्रैल या मई के महीने में होने वाला है। तो अब इसकी बैटल की तैयारी जो है वो हमें बहुत स्ट्रांग तरीके से करनी है। तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस सिनॉप्सिस के बारे में कि भाई ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, चैप्टर्स का कंटेंट क्या है, ये सारी की सारी चीजें आज की इस इंटरेस्टिंग सी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स के बारे में। तो भाई हिस्ट्री एज एन डोमेन सब्जेक्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, हम हर बार चर्चा कर ही चुके हैं। पिछले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सिनॉप्सिस क्या है, कौन कौन से एलेबोरेटिव पॉइंट्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि मिडेवियल हिस्ट्री कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके यूनिट्स हैं, किस तरीके से हमने अप टू 17th सेंचुरी की जो है वो बात कर ली थी। 15 16 सेंचुरी तक, 17 सेंचुरी तक की बात हमने सेकंड वाले पार्ट में डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री की इस बड़ी इंटरेस्टिंग किताब में। और ये इंटरेस्टिंग किताब इस वजह से है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको आज की पॉलिटी के बारे में जोड़ती है। आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, 1857 का रिवोल्ट क्या था, ये सारी की सारी चीजें इस वाली बुक के अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके सिनॉप्सिस के बारे में, उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 क्या कहता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 10 कहता है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट। ये बात करता है अर्ली एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में कि भाई जब कॉलोनियल सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर डेवलप हो रहा था उसके शुरुआती दौर कैसे थे, लाइफ ऑफ द जमींदार कैसी थी, पीजेंट्स और आर्टिसंस का क्या रोल था 18th सेंचुरी के अंदर, साथ ही साथ जमींदार के अलावा जोतेदार कौन थे, उन्हें घंटीदार क्यों बोला जाता था, ये सारी की सारी चीजें हमने यूनिट नंबर 10 के अंदर डिस्कस की। यूनिट नंबर 10 के अंदर इन चीजों के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू सेटलमेंट्स और सर्वेस को भी डिस्कस किया है। और यह देखा गया है कि 19th सेंचुरी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के अंदर क्या इंपॉर्टेंट मेजर शिफ्ट था, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, ये सारी की सारी चीजें हमने यूनिट नंबर 10 के अंदर डिस्कस करी है। यूनिट नंबर 10 क्लियर है, तो अपन चलते हैं यूनिट नंबर 11 के ऊपर। यूनिट नंबर 11 बात करता है हमारे भारत देश के सबसे बड़े और पहले रिवॉल्यूशन के बारे में, बात करता है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। पर ये 1857 के रिवोल्ट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट रूरल्स थे, उनके अलावा जो बात है किस तरीके से 1857 के रिवोल्ट को इंटरप्रीट किया गया, 1857 के रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे और ये सारे के सारे इवेंट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया और आने वाली जनरेशन को किस तरीके से इन रिवोल्ट को रिप्रेजेंट किया गया, ये सारी की सारी चर्चा करते हैं हम यूनिट नंबर 11 में, जो बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, इवेंट्स ऑफ 1857 और साथ ही साथ किस तरीके से ये नरेट किए गए, किस तरीके से ये रिकॉर्ड किए गए। क्लियर है यहां तक बात? साथ ही साथ ये जो यूनिट नंबर 11 है ये हमें डिस्कस करके बताता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसने आने वाली ब्रिटिश हिस्ट्री को किस तरीके से चेंज किया। 1857 का जो रिवोल्ट था उसने आने वाली ब्रिटिश हिस्ट्री को किस तरीके से चेंज किया, कैसे उसके अंदर शिफ्ट लाया, ये सारी की सारी चीजें जो है हम यूनिट नंबर 11 के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 12 की, जो कहता है कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स। देखो भाई आप लोगों को एक चीज क्लियर है कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। कौन कौन सी थी वो? तो भाई मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। इन्हीं के थ्रू वहां पर इंपॉर्टेंट टाउन्स डेवलप हुए, इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हुई। उन टाउन्स की क्या स्टोरी थी, उन इंपॉर्टेंट टाउन्स ने किस तरीके से हिस्ट्री को चेंज किया, रूरल और अर्बन सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंशिएशन था वो किस तरीके से आया, जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी जैसे चेन्नई, कोलकाता, उनके क्या इंपॉर्टेंट रोल थे हिस्ट्री को चेंज करने के अंदर, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अर्बन प्लानिंग सिस्टम का रूरल सोसाइटी के ऊपर क्या मेजर चेंज आया, ये हम यूनिट नंबर 12 के अंदर डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 कहती है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के हीरो की कहानी, दैट इज महात्मा गांधी की कहानी थ्रू द कंटेम्पररी आईज। ये डिस्कस करता है 1918 से लेकर 1948 के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स थे, गांधी जी का उनके अंदर क्या रोल था, गांधी जी की पॉलिटिक्स किस तरीके से थी, गांधीयन आइडियोलॉजी किस तरीके से थी, जो पूरा का पूरा गांधीयन एरा था
18 से लेकर 1948 तक का ये पूरे के पूरे गांधीयन एरा को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी, जो गांधीयन नेशनल मूवमेंट था, जो पूरा का पूरा एरा था, वो न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स के थ्रू क्या इंटरप्रेट किया गया, क्या उनके अंदर इंपॉर्टेंट नरेशंस थे, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 13 में। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 14 में कि भाई जब इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने डिक्लाइन पे था, जब खत्म हो रहा था और हमें आजादी मिलने वाली थी, तब हमें पार्टीशन का जो दर्द था वो किस तरीके से झेलना पड़ा। हम पार्टीशन को देखेंगे एक दूसरी नजर से, लोगों की नजर से। जब भी हम पार्टीशन को देखते हैं तो हम गवर्नमेंट अकाउंट्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन इस बार हम हिस्ट्री में एनसीईआरटी के थ्रू पार्टीशन को देखेंगे ओरल अकाउंट्स के थ्रू, यानी सामान्य लोगों को, जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारे कल्चरल पैटर्न थे, वो इस पार्टीशन ने किस तरीके से चेंज किए। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म और पार्टीशन के बीच में एक क्या रिलेशनशिप था। ये सारी की सारी चीजें हम यूनिट नंबर 14 के अंदर डिस्कस करेंगे, जो पूरी की पूरी कहानी बताता है पार्टीशन की, द स्टोरी ऑफ पार्टीशन के बारे में ये चर्चा करता है। अब देख लेते हैं अपन यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आ गई है 1947 जो है हमें आजादी मिल गई है, लेकिन उसी से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेवलप होती है। किस तरीके से दिसंबर में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डेवलप होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेवलप हुआ। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी उनका क्या रोल था, और उन डिबेट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डाइवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के अंदर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे यूनिट नंबर 15 में। क्लियर है यहां तक बात? तो हम जो ये वाला पार्ट है, जो थर्ड बुक है, द मॉडर्न बुक है, ये 17th सेंचुरी का जो एंड है, यानी 18th सेंचुरी से लेकर और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वहां तक की पूरी स्टोरी को आप लोगों के सामने बताता है एनसीईआरटी के थ्रू। अब बात आती है कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इतने बड़ी चीजें हैं, इनको हम करेंगे कैसे? भाई एनसीईआरटी को पढ़ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सीयूईटी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस पैटर्न है, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस टफ एनसीईआरटी को आपके लिए बड़ा ल्यूसिड बनाना, बहुत ज्यादा आसान बनाना, आपको समझ इजीली आ जाए। साथ ही साथ ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है, इनको अगर आप डिस्क्रिप्टिव तौर पे पढ़ोगे तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो एनटीए लेने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, उसको किस तरीके से पढ़ना है, वो हमारे टेस्ट के थ्रू कैसे रिवीजन करना है, हमारे मॉड्यूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको जुड़ना होगा हिमालय एडू हब से। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।